जी हाँ, तो ये तमाम बातें, पूरा ब्यौरा आखिर आज के शो में हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं बेहद ख़ास मेहमान। मैं ज़रा परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ की हेड ऑफ म्यूचुअल फंड श्वेता रजानी जी। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे शो में अक्सर आती हैं और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करती हैं। आज का विषय भी बड़ा दिलचस्प है और दिलचस्प होने के साथ साथ मेरी भी जिज्ञासा बढ़ा रहा है। और वाकई बात है कि शायद हम ये रिसर्च करते हुए इस टॉपिक पर जब आए हैं तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा पनपी है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हम एक तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर लें और उसको अपनी लाइबिलिटी से ऐसा जोड़ दें कि वो भी आसान लगने लगे। न सिर्फ आसान लगे बल्कि उसका बोझ वक्त के साथ और कम होता जाए। तो आज इसी को समझेंगे कि एसआईपी आपके होम लोन के रीपेमेंट को किस तरह से हल्का कर सकती है। श्वेता जी, मैं सीधा सवाल मेरा यही है कि आखिर ये एसआईपी का कनेक्शन है क्या, ये गुणागणित है कैसा, कैसे बिठाया जाए इसे? जी प्रशांत जी, मैं एक एग्जाम्पल देके ये पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। समझ लीजिए, आमतौर पर हम जब कर्ज लेते हैं, ज्यादा करके वो एजुकेशन लोन के लिए होता है या होम लोन के लिए होता है। ये हमारे बड़े वाले कर्जे होते हैं, जो हम लंबे समय के लिए लेते हैं और अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो समझ लीजिए किसी ने एक 50 लाख का लोन लिया है घर खरीदने के लिए और उस पर करीबन वो 9% की एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये करीबन चलेगा 20 साल के लिए। आमतौर पर जब हम घर के लिए कर्ज लेते हैं तो वो ऐसे फ्रेमवर्क पे होता है। अब समझ लीजिए इस पर जो आपकी एसआईपी आती है वो करीबन पैता पैता या 45,000 के आसपास की आपकी एसआईपी होगी, ईएमआई होगी, सॉरी, जो आप हर महीने पे कर रहे हैं। और 20 साल के अंत पे आपने करीबन इस पर 50 लाख का आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो रीपे कर लिया और इसके ऊपर करीबन 55 से 60 लाख आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी जो आपने की होगी। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि जितनी आप ईएमआई भर रहे हैं हर महीने, इस केस में 45,000 की आप ईएमआई भर रहे हैं, उसका 10%, मतलब करीबन 4,500 अगर आप हर महीने एसआईपी के तौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका फायदा, इसकी गणित इक्विटी में जब आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप करीबन 14 से 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पिछले लंबे समय का इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर आप लगातार इसे करते चलेंगे तो 20 साल के अंत में आपने जो 4,500 की हर महीने की एसआईपी करी होगी उसकी वैल्यू करीबन 65 लाख के आसपास होगी। अब इस 65 लाख पे 12 लाख आप हटा दें जो आपने हर महीने 4,500 डाला, उसके ऊपर आपके पास करीबन 55 लाख एक्स्ट्रा आपका निवेश के थ्रू एक राशि जमा हो गई होगी। ये वही राशि है जो आपने एक्चुअली 20 साल में इंटरेस्ट के तौर पर भरी होगी आपके कर्ज पर। तो आपका जितना ईएमआई है उसका 10% हर महीने आप एसआईपी में अगर करें तो काफी हद तक आपका जितना भी इंटरेस्ट है उस कर्जे पर आपने वो सारा एसआईपी के थ्रू निवेश करके कमा लिया होगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला गणित है जो मैं कहूंगी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई पूरे गुणागणित की बात। अब श्वेता जी बताएं कि किस तरह से अगर हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें अपने खर्चों और बाकी हमारे पास जो बचत है उसका कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा, और क्या वो फायदे हैं जिसके जरिए हमें इस तरह के कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने वाले लक्ष्यों की ओर देखना चाहिए? जी बिल्कुल। तो देखें, इसमें एक तो जो अब आपसे मैंने गणित कही उसमें आपको ये करना होगा कि आपके बाकी जो खर्चे होंगे, आपकी जो घर खर्च होगी, जो आप कहीं शायद हॉलिडे पे जाते होंगे, बाकी सारी चीजें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे एक दूसरा फॉर्मूला भी बताती हूँ। आप जहां 45,000 की एसआईपी भर रहे थे, उससे आप 40,000 कर लें और 5,000 से आप एसआईपी शुरुआत कर लें।
अगर आप ये भी करते हैं ना, तब भी ऐसा होगा कि जब आप करीबन 13 साल या 14 साल के अंत पर पहुँचोगे, आप इस तौर पर काफ़ी हद तक आपका जो लोन वैल्यू है, वो रीपे करने की आपकी क्षमता हो जाएगी। अगर 15 साल नहीं, 16 साल तक तो उसी अमाउंट में रहकर आपके पास इतनी राशि जमा हो गई होगी कि आपने अपना सारा लोन रीपे कर लिया हो। मैं फिर से बताती हूँ वैल्यू टर्म्स में ही, यही अगर 50 लाख का लोन है, आप 45,000 हर महीने ईएमआई भरते, समझ लीजिए आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा सकते हैं हर महीने। तो आप ईएमआई को 40,000 कर लें और 5,000 से आप एसआईपी कर लें। इसमें ये होगा कि करीबन जब तक आप 15.5 साल के आस-पास पहुँचेंगे, तो आपकी जितना भी आपने निवेश किया है एसआईपी के तौर पर, उसकी वैल्यू करीबन 40 लाख हो गई होगी और बिकॉज़ आपने 15 साल में कुछ लोन रीपेमेंट करी है, उस 15 साल के अंत में आपकी लोन की रेसिडुअल वैल्यू भी करीबन 40 लाख होगी। तो उस तरह से कुछ एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करके आप अपना लोन थोड़े 4 से 5 साल पहले रीपे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अपने खर्चे में से और बचा के 10% थोड़े समय के जो है लिए मैं एसआईपी कर सकते आपको हैं, रोकूंगा, यहाँ पर आपको रोकूंगा। एक अहम खबर की ओर चलते हैं। आज आईटीसी की एजीएम के बारे में हमने आपको बताया था। अब उस एजीएम के बाद एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जरा वहां लिए चलते हैं आपको। Immediate trends at the moment. We'll have to hold that till the first. Great. Thank you, Chairman. Can I see some hands? Okay, I can see Shilpa first on this. So Shilpa, please go ahead, unmute and go ahead. I'm just telling you beforehand so that you know, Sessa, you're going to be next. Yeah, Shilpa, please go ahead. Right. Hi. Good evening, gentlemen. Good to be speaking to you after a really long time. I wanted to first sort of get a better sense on this 20,000 crore capex outlay that you've spoken about, Mr. Puri. If you could throw some color on which are the main areas that this will be going into, if that's something that you can also give me, and give us a sense on, from an ITC point of view, what are you seeing in terms of the demand scenario currently? So a few other companies spoke about, rural starting to outpace urban demand. Are you also seeing significant green shoots there? Is it starting to sort of outpace urban demand for you from an ITC point of view as well? If you could just give me a quick outline on these two questions. So as far as the 20,000 crores is concerned, a larger component of that will go into FMCG, which is roughly about 35 to 40%. And another third or a little bit less than that will go into paper boards and packaging. The balance will get into other businesses, as in agri, our traditional business, and also get into certain corporate investments that happen. So this is how it's broken up. And the investments are a combination of largely for capacity augmentation, but you will also have for upgradation, modernization, and bring in more variety and innovation. All of these will all be the principles around which the investments will happen. Now on the demand situation, I don't want to really get into too much here because we should not get confused with the results. Okay, but I'm only talking about the larger trend. I think the larger trend is that there are green shoots in rural. So but having said that, it still remains monitorable because we have to and we are hopeful that things should get better because of monsoons coming in. So it should get better. Monsoons are supposed to be on balance better as compared to last year. Last year, agri grew at only 1% and now the expectation is that it will do much better. So with that, things should improve. But this should be only taken as broader trends. It should not be taken as interpreted as a proxy or something like that. I'm just commenting on broader trends. Yeah.
Thank you, Sanjeev. And Thank you. Shilpa, that was probably your shortest question I've heard for a long time. I have a Sesa, please follow-up, go but I ahead. think I will We'll do wait that for, later. wait for Thank the you. others Thank you. to finish. Sure. Sesa, we'll go with you. Udit, you're after that, please. Yeah, hi, sir. Thank you for the opportunity. Mr. Puri, on the government's decision to keep tobacco taxes unchanged, which is a positive for the industry, I would like to know to what extent do you expect this to translate into ITC's volume growth overall? If you can give some color on that. And secondly, regarding the agri and the paper business, which have been a drag on the overall revenues due to macro, factors, are you seeing any early signs of revival? And how soon do you anticipate a turnaround in these two businesses? So as far as the first one is concerned, the first thing about taxation, I think we have seen that in periods where taxes are raised significantly, you can go back several years and you'll find a period from the early part of the last decade till, I think 17, 18 or something like that, where taxes went up quite rapidly. And there is data to show that when taxes went up at 15%, revenue growths of the government went up by under 5%, right? And it is also reported by third-party research that the amount of illicit went up. And it went up to as high as a third of the legal industry. And we have seen in the past period of tax stability that the legal industry is able to claw back from illicit industry. And of course, the overall rate of clawback in a way is also indexed to the economic velocity or the growth in the consumption space. So that's what we have seen in the past. We have no reason to believe it will not be otherwise. Specific guidance we haven't really given in the past, but you do have our historical figures to look at and draw conclusions. But we don't give any kind of guidance as such. Thank you, Chairman. Now, Yeah, no, carry on. Second question on the agri and the paper business. yeah. तो एजीएम के बाद आईटीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम सवालों के जवाब इस वक्त वहां का मैनेजमेंट दे रहा है। चलिए अब एक बार फिर से अपने शो की ओर बढ़ते हैं और इन सब के बीच में हमारे साथ एक और बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंकज मटवाल जी इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और श्वेता जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज़रा बताइए कि कैसे हम चूंकि बीच की बातचीत में थे, कैसे इस इन्वेस्टमेंट का गुणागणित बिठाया जाए अपने खर्चे और बाकी चीज़ों में, आखिर किस तरह की कटौती और किस तरह का संतुलन बिठाना होगा, बैलेंस कैसा करना पड़ेगा? प्रशांत जी नमस्कार। देखिए, क्योंकि मैं बीच में से ज्वाइन कर रहा हूं तो शायद आप बात कर रहे हैं कि टैक्स में जो बताए हुए हैं उसके बाद में किस तरह से अब पोर्टफोलियो आऊंगा आपके पास। पंकज जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरा सवाल, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी तो बीच में ही थे। श्वेता जी बताएं जरा, ये संतुलन बिठाया कैसे जाए, बात आपकी अधूरी रह गई थी। जी प्रशांत जी, तो मैं कह रही थी कि देखिए, जब जनरली आप अपने खर्चे का, मैं स्टेप वाइज बता देती हूँ। आप ये एक बजटिंग बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरे चीज में कि आप समझ के जान के अपने पोर्टफोलियो में कर लें। तो कुछ खर्चे होंगे जो आप लिस्ट डाउन कर लें, आपकी जरूरी खर्चे हैं जो आपने करने ही हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में कर लें। मतलब आपकी जितनी भी मंथली सेविंग्स हैं उसमें से आपका घर खर्च जो है आप उसे निकाल के, जो भी आपकी खर्चे ऐसे होते हैं जो आप उसे टाल सकते हैं, उन्हें आप कम करके आप ये 10% की आपकी जो ईएमआई है उसे निकाल के जरूर करें। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कारण से ऐसा है कि जो ईएमआई थी वही आप एक्स्ट्रा निकाल सकते थे अपने मंथली सेविंग्स में से, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप ईएमआई को थोड़ा सा कम कर लें। 10% आपकी ईएमआई कम कर लें। जैसे अगर आप 45,000 की ईएमआई थी, आप 40,000 की ईएमआई कर लें और 5,000 को आप एसआईपी के तौर से निवेश करें। और हर साल अगर आप उसे स्टेप अप कर पाते हैं 10% से, क्योंकि हमारी इनकम उतनी तो बढ़ती ही है, अगर आप ये भी कर लेंगे ना, तब भी जाकर 20 साल के अंत में आप काफी हद तक आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज आप पे कर रहे हैं अपने कर्जे पर, वो आप पूरी तरह से पे कर पाएंगे। और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि
करीबन जब आप 15 साल या 16 साल के अंत पे पहुंचेंगे तो आपने इतनी राशि जमा कर ली होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पूरा ही लोन रीपे कर लें, 20 साल के लोन को अगर आप 16 साल पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। तो दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं, इसीलिए वो एसआईपी करना बहुत जरूरी है। ये बताइए कि किस तरह के जो हैं, मतलब हम जिस रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, समय से पहले लोन के रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, उसका जो स्टेप अप एसआईपी का कनेक्शन है वो किस तरह का है? जी, समझ लीजिए मैं 10% की स्टेप अप एसआईपी की बात कहती हूँ, बिकॉज आमतौर पर हम कर ही सकते हैं। हमारा एनुअल सेविंग्स, एनुअल इनकम उतने से हर प्रतिशत से तो बढ़ ही जाता है। अब पहली गणना तो ये हो गई कि आपने 45,000 की समझ लीजिए ईएमआई पे कर रहे हैं, आपने 5,000 से शुरुआत करी और 10% से हर साल आपने टॉप अप किया, तो 20 साल के अंत में आपके पास करीबन 1,20,00,000 जमा हो गए होंगे आपकी एसआईपी से, और आपने जो पूरे टेनर में पे किया है वो 1,05,00,000, 1,08,00,000 है। तो आपने जितना लोन था उस पे जितनी ब्याज थी आपने तो पे कर ली। अब अगर आप फॉरक्लोजर करना चाहते हैं, मतलब आपका समय के पहले आप लोन रीपे करना चाहते हैं, तो 13 साल के अंत में गणित बताता है कि आपने इतनी राशि जमा कर ली होगी कि आपका जितना भी रेजिडुअल लोन है, 50 लाख के लोन पे करीबन 30 लाख आपका लोन बचा होगा, उतनी राशि आपने जमा कर ली होगी जो आप उसे फॉरक्लोज कर पाएंगे। तो ये ज्यादा करके 10% की स्टेप अप की गणित होती है। ठीक है, तो श्वेता जी आप हमारे साथ बने रहिए, पंकज सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये तो हमने पूरा ब्यौरा और पूरी गणित समझ ली, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवाल होंगे, उस पर हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।